देखो, हाँ, जो हमारा आज का टॉपिक है बायो सेवर्ट लॉ। बायो सेवर्ट लॉ हमने बताया था कि बायो और सेवर्ट ने 1820 में एक नियम दिया। क्या नियम ये दिया कि अगर कोई हमारा कोई करंट कैरिंग वायर है, मान लेते हैं हमारा ये इस तरीके से वायर है, और यहां से अगर हमारा पॉइंट पी है, तो इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा, अगर हम dB माने तो dB इज प्रोपोर्शनल टू आई dl। अगर हम इसका छोटा सा पार्ट माने, ये पोर्शन, इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, आई फ्लो हो रही है, और इसकी लंबाई कितनी है, dl है। तो I इंटू dl को हम क्या बोलते हैं, धारा अवयव बोलते हैं, और इसको हम वेक्टर मानते हैं। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, ये क्या होगी, I dl के समानुपाती होगी। साथ ही साथ बीच का जो कोण होगा उसके साइन के समानुपाती होगी। और जो पॉइंट की डिस्टेंस है, डिस्टेंस यहां पर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस मानते हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने अगर r मानी है तो 1/r² हो जाएगा। अगर इन तीनों को नियम को मिला दें तो हम लिख सकते हैं dv प्रोपोर्शनल टू I dl sin थीटा अपॉन r²। अब अगर हम यहाँ पर नियतांक घटाते हैं, तो नियतांक घटाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं μ0/4 पाई I dl sin थीटा अपॉन। तो किसी भी धारावाहिक तार के कारण किसी बिंदु P पर जो r दूरी पर रखा है, उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, μ0/4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r²। ये होती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब यहां से फार्मूले से देख सकते हैं, ये हमारा dv किस पर निर्भर कर रहा है, I dl पर निर्भर कर रहा है, थीटा पर भी निर्भर कर रहा है, साथ में r पर निर्भर कर रहा है। अगर हम वैद्युत क्षेत्र की बात करें, तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, वो हमारी क्या होती है, d इक्वल टू क्या होता है, याद होगा आप लोगों को फार्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r²। यही तो होता था। अगर यहां से छोटा कर लेंगे तो हम क्या ले लेंगे, dq अपॉन r²। अब दोनों अगर इक्वेशन को हम कंपेयर करें, यहां से देखो, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर निर्भर कर रही है, आवेश पर निर्भर कर रही है, और साथ साथ में दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ये हमारा धारा अवयव पर निर्भर कर रही है, साथ में थीटा पर निर्भर कर रही है, और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये 1/r², तो दोनों हमारा टर्म क्या है, दोनों में कॉमन है। अगर हम दोनों की कंपेयर करें तो पहली कंडीशन क्या हो जाएगी, पहला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो आवेश पर निर्भर करती है, और आवेश को हम क्या मानते हैं, स्केलर क्वांटिटी मानते हैं। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमारी क्या है, धारा अवयव पर निर्भर कर रही है, और धारा अवयव हमारी क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। पहला पॉइंट सबको क्लियर हो गया। हाँ देखो, यहां से पहला पॉइंट देखो, यहां से ये dB का मान जो है, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, ये IDL पर निर्भर कर रही है, और IDL हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा किस पर निर्भर कर रही है, आवेश पर निर्भर कर रही है, और आवेश हमारा कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है। तो कहने का मतलब, जो विद्युत क्षेत्र में हम क्या लेंगे, स्केलर क्वांटिटी चेंज होगी, वहां पर हमारा क्या होगा, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर करंट में हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्शन भी होगी करंट अवयव में, जिसके कारण हमारा यहाँ पर जैसे जैसे डायरेक्शन चेंज होगी, वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारा आवेश हमारे दो ही प्रकार के हो सकते हैं, या तो धनावेश होगा या ऋणावेश होगा। धनावेश से हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो हमारे क्या होगी, बल की दिशा के बराबर होगी, और निगेटिव अगर चार्ज है, ऋणात्मक आवेश है, तो बल की दिशा के विपरीत में हो जाएगी। अब दूसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे, इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, ये धारा अवयव और ये पॉइंट है, दोनों के परपेंडिकुलर होती है। पॉइंट का मतलब ये हमने आर रेडियस वेक्टर लिया है। यहां पर जो डायरेक्शन की बात करेंगे, ये आइडियल मतलब करंट जो एलिमेंट है उसके परपेंडिकुलर होगी, साथ में पोजीशन वेक्टर आर के भी परपेंडिकुलर होगी, दोनों के परपेंडिकुलर होगी, जिसको हम क्या करेंगे, राइट हैंड
पाम रूल से निकालेंगे। अंगूठा हमारा क्या बताएगा, धारा की दिशा बताएगा, उंगलियां हमारी बिंदु की दिशा बताएंगी, और ये हथेली हमारी क्या बताएगी, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहां पर डी का मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव से क्या होगा, हमेशा बाहर की ओर होगी, और निगेटिव चार्ज के लिए हमेशा अंदर की ओर होगी, मतलब हमारे परपेंडिकुलर टू द प्लेन में होगी, तो प्लेन में होगी। और ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर टू बोथ करंट एलिमेंट एंड रेडियस वेक्टर आर। तो ये दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा हमारा डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहां पर थीटा कोई भी हो, यहां पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां पर अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, थीटा 0 कब हो जाएगा, जब दोनों क्या हो जाए, एक दूसरे के पैरेलल हो जाए। तो पैरेलल कंडीशन में साइन 0 कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अगर तार की बात करेंगे, तो तार के जो पैरेलल हमारा पॉइंट होगा, उस कंडीशन में हमारी क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये सबको क्लियर हो गया। अब देखो, अब हम इसका वेक्टर फॉर्म निकालते हैं। तो वेक्टर फॉर्म निकालने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, हमने भी लिखा dv इक्वल टू हमारा हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन, यहां पर जो हमारी dv की दिशा होगी वो क्या होगी, r के परपेंडिकुलर होगी, पोजीशन वेक्टर के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। और अगर हम r में हम यूनिट कैप r कैप मान लें, तो हम देखो यहां कैसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहां से हम क्या लिखेंगे, आइडियल क्रॉस आर, ये देखो यहां से हम क्या लिखेंगे, आइडियल क्रॉस आर, यहां से सॉल्व करोगे आर वेक्टर, आर कैप को हम क्या लिखेंगे, आर वेक्टर अपान आर लिखेंगे, तो आर और आर स्क्वायर मिलके क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। और आर वेक्टर हम क्या कर देंगे, ए क्रॉस बी इक्वल टू हमारा क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है। तो ये हमारा कहलाएगा वेक्टर फॉर्म, कहलाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपान आर क्यूब। अब अगर हमें, ये तो हमने बहुत छोटा सा करंट एलिमेंट माना था, अगर हमें पूरे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो हम क्या कर देंगे, बी डीवी कर देंगे, और यहां से हम देखेंगे कि यहां पर हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर, ये हमारा हो जाएगा पूरा जो हमारा वायर है। हमने यहां पर क्या माना, पहले करंट एलिमेंट से निकाला, और उसके बाद पूरे को हमने इंटीग्रेट कर दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, पूरे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। ये सबको क्लियर हो गया, बताओ जल्दी से। हाँ बताओ। अब इसके हमें एप्लीकेशन करने हैं। तो इसमें सबसे पहला एप्लीकेशन है, अगर हम कोई तार माने, बहुत लंबा तार माने, तो उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे अगर हमारा पॉइंट कोई दिया गया है, तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये हमारा पहला एप्लीकेशन है। अब हम बात करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ बायो सेवर्ट लॉ। और इसमें पहला एप्लीकेशन है हमारा, कोई तार जो है उससे हमें मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। तो हमने ये देखो इस तरीके से ये हमने वायर मान लिया, इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, आई फ्लो हो रही है। इससे ये हमारा कोई परपेंडिकुलर है पॉइंट पी, ये हमारा क्या दिया गया है, कोई परपेंडिकुलर पॉइंट दिया गया है, ये हमें इस पर पॉइंट पर निकालनी है। और ये हमने इसकी कितनी डिस्टेंस मान ली, आर है। एक मिनट इसको तो ये ऐसे बनाते हैं इसको फिगर।
ये देखो, ये हमारा कोई वायर है, वायर में करंट कितनी फ्लो हो रही है, आई फ्लो हो रही है। इसका छोटा सा पोर्शन हमने लिया, इसको हम लिख सकते हैं ए बी। इसकी लंबाई कितनी है, dl। और इससे आर डिस्टेंस पर हमारा पॉइंट P है, जिस पर हमें क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने कितना मान लिया इससे, वायर से, ये आर डिस्टेंस पर है। अब देखो यहाँ पर अगर हम बायो सेवर्ट नियम लगाएंगे, तो बायो सेवर्ट नियम क्या बताता है कि इस करंट एलिमेंट से जो तीव्रता होगी वो क्या होगी, dv इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, आई dl साइन थीटा, और क्या हो जाएगा, अपान, और ये हमारा म्यू नॉट अपान 4, ये हमारा टर्म हो जाएगा। अब अगर यहां से देखो साइन थीटा, अगर इसकी पूरी की लंबाई हम l मान लें, अगर वायर की यहां से लेकर यहां तक की लंबाई l मान लें, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस, इसके बाद साइन थीटा के सामने हमारा क्या है, आर है, तो साइन थीटा अगर निकालेंगे तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो यहां से आर अपान स्मॉल आर, तो साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा आर अपान स्मॉल आर। अब इसमें लैंग्वेज क्या लिखेंगे, लैंग्वेज हम ये लिखेंगे, हमने माना कोई एक धारावाही चालक है, धारावाही चालक है जिसमें धारा आई बह रही है, इसके छोटे से पोर्शन को हमने क्या माना, ए बी माना, डी ना मानो इसको तो दूसरा शब्द मान लेते हैं, हमने मान लिया इसकी एडी मान लिया, जिसकी लंबाई कितनी है, डीएल है। अब इसमें धारा आई बह रही है और इसकी लंबाई डीएल है, तो ए बी हमारा क्या हो जाएगा, धारावृत्त बन जाएगा, जिसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, आई डीएल। इससे आर दूरी पर हमने क्या माना है, पॉइंट पी है, आर ये देखो, ये हमने पॉइंट मानी है, डिस्टेंस आर मानी है, तो बायो सेवर्ट नियम के हिसाब से इस पे कितनी हो जाएगी तीव्रता, आई डीएल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर हो जाएगी। अब ये साइन थीटा हम ट्रायंगल से जब निकालेंगे तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण होता है, तो आर अपान स्मॉल आर हो जाएगा, और ये पाइथागोरस प्रमेय से हमारा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। अब जब ये वैल्यू हमने निकाल ली, तो अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम इसको पुट कर देंगे, तो देखिए हमें डीवी कितना मिल जाएगा, dv इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा, साइन थीटा को हम क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, और अपान आर, और आर हमारा यहां से क्या हो जाएगा, आर पावर क्यूब हो जाएगा, आर पावर क्यूब हो जाएगा। और आर स्क्वायर की वैल्यू हम क्या करेंगे, आगे इसमें स्टेप पे लिख देंगे, देखो यहां से, तो dv इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl r, और यहां से r पावर 3, तो r स्क्वायर पहले हम क्या करेंगे, इसका हम 1/2 लेंगे और उस पर क्यूब लगाएंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पावर 3/। क्लियर है सबको, कोई किसी को कंफ्यूजन तो नहीं, बताओ बेटा। बहुत सिंपल डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी डेरिवेशन है ये। अब देखो, अब इसी में अगर हमारा माना जाए कि जो तार हमारा इनफाइनाइट लंबाई का बहुत लंबा है, तो हम इसको क्या करेंगे, नीचे हम माइनस इनफाइनाइट ले लेंगे और ऊपर हम क्या ले लेंगे, प्लस इनफाइनाइट ले लेंगे। तो ये हमारा पूरा जो हमने करंट एलिमेंट माना था, वो पूरा करंट एलिमेंट हमारा क्या दे देगा, पूरे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को दे देगा। तो डीबी हमने निकाल लिया है, तो अब हम बी निकालना है, तो बी के लिए हम क्या कर देंगे, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, और ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट क्यों किया, क्योंकि हम मान रहे हैं तार हमारा क्या है, बहुत लंबा है, और जब उसकी लंबाई बहुत ज्यादा होगी तो एक सिरा हम माइनस इनफाइनाइट ले लेंगे डाउनवर्ड में, और एक सिरा हम ऊपर की ओर क्या ले लेंगे, प्लस इनफाइनाइट ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को हमें इंटीग्रेट करना है, और इसके बाद देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आती है। अब देखो यहां से माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, डीबी हमारा हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl r, और यहां से हो जाएगा एल स्क्वायर
प्लस आर स्क्वायर पावर। यहां तक सबको क्लियर है? बताइए जल्दी से। क्या कह रहे हो बेटा? क्या आएगा? देखो आर हमारा क्या था, आर स्क्वायर इक्वल टू कितना था, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर था। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और आर क्यूब करेंगे तो आर क्यूब क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और अंडर रूट का मतलब कितना होता है, 1/2। 1/2 को 3 टाइम्स करेंगे कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ये है ना। अब देखो यहाँ पे देखो, ये हमें इंटीग्रेट करना है, और यहाँ पर अगर हम आर को कुछ मान लें, आर को हम किस तरीके से मान सकते हैं, एल के टर्म में मान लें। तो इस इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करने के लिए हम क्या मानेंगे, आर इक्वल टू हमने मान लिया एल tan। एल के टर्म में क्यों माना, तो यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन किस में आ रहा है, एल में आ रहा है। तो हमने आर इक्वल टू क्या मान लिया, एल tan थीटा। तो जब tan थीटा लिखेंगे तो हमारा डी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, नहीं डी आर इक्वल टू, आर इक्वल टू, हाँ आर इक्वल टू हमारा हो जाएगा एल tan थीटा। तो डी आर इक्वल टू हो जाएगा डीएल, tan का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, एक मिनट यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है। ये हो जाएगा tan का कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, यही तो होगा। अब इसके साथ में देखो, जब हमारा माइनस इनफाइनाइट होगा एल, तो माइनस इनफाइनाइट पे लिमिट हमारी क्या चेंज हो जाएगी। अब हमने क्या मान लिया है, यहाँ पे लिमिट हमारी डीएल है, तो एल इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, आर अपॉन tan थीटा। तो ये लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, -π/2 से लेकर +π/2 तक हो जाएगी, और माइनस और +π/2 के कारण होने के कारण हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहां से g इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट पे कितनी हो जाएगी, 10 में -π/2, और यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, π/2। फिर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। अब यहां से देखिए डीएल, ये हो जाएगा डी आर, और डीएल के बेस पे हम कितना लिख देंगे, यहां से देखो डीएल इक्वल टू हो जाएगा हमारा, डीएल इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी आर अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ बेटा, tan में है, तो tan इनफाइनाइट किसके लिए होता है, π/2 के लिए इनफाइनाइट होता है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा, ये देखो यहाँ पे इसको और थोड़ा सा फिर से बताते हैं एक बार, कुछ हमें लग रहा है कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। हम यहाँ पे एल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन चाह रहे हैं, तो हम एल इक्वल टू हम मानेंगे आर tan थीटा, हम मान रखे हैं, तो हमने क्या मान लिया, फाई मान लिया। अब यहाँ से देखो, जब हमने आर tan फाई माना, तो डीएल इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, आर सेक स्क्वायर फाई, और ये हमारा हो जाएगा डी। अब हम इंटीग्रेशन किस में कर रहे हैं, फाई में कर रहे हैं, तो हमने फाई चेंज होगा, एंगल चेंज होगा माइनस, और ये ऊपर प्लस। अब हम यहां से जब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करेंगे, तो हमारा b इक्वल टू क्या हो जाएगा, -π/2 टू π/2। अब यहाँ पे जब हम चेंज करेंगे, तो हमें मिलेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल, और डीएल के बेस पे हम क्या लिखेंगे, आर सेक स्क्वायर फाई डी फाई, और एक आर पहले से है, और यहां पे जब हम लिखेंगे एल स्क्वायर, एल के बेस पे हम क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर tan स्क्वायर फाई, आर स्क्वायर tan स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर फाई, और उसका 3/2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आर पावर क्यूब
सेक क्यूब फाई। देखिए यहां से हो जाएगा ना, बताओ। देखो यहां से, हाँ देखो यहां से, ये क्वेश्चन यहां तक क्लियर थी सबको। अब यहां पर हम किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, हमें एल के रेस्पेक्ट में करना है। तो अब हम यहां से एल को हम चेंज करना चाह रहे हैं, तो एल को हम यहां से क्या रखेंगे, आर के टर्म में रखेंगे। तो एल इक्वल टू हमने क्या मान लिया, आर tan फाई मान लिया। अब हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डीएल इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर सेक स्क्वायर। आर यहाँ पर हमारा क्या है, फिक्स है, आर नहीं चेंज हो रहा है। चेंज हमारा क्या होगा, यहाँ से जो मान रहे हैं फाई, तो फाई चेंज हो रहा है, तो सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। और लिमिट जब चेंज करेंगे तो माइनस फाई इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई टू हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा पाई बाई टू हो जाएगा। और यहां से जब हम इसको वैल्यू को लिखेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल। आई डीएल के बेस पे हम क्या लिख देंगे, आर सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ये लिख दिया डी फाई, और एक आर यहां से पहले आ जाएगा। इसके बाद जब नीचे लिखेंगे तो एल स्क्वायर के बेस पे हम क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर टेन स्क्वायर फाई। आर स्क्वायर हमारा कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है। और यहां से हम इसको क्या लिख देंगे, आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और उसकी पावर हम कितनी करेंगे, 3/2 करेंगे, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आर पावर 3 हो जाएगा, और ये सेक पावर 3 हो जाएगा। अब क्लियर हो गया सबको। अब देखो, अब यहां से देखिए, ये हमारा आर है, ये यहां से क्या मिला था, आर था, और यहां से हमारा आर है, और नीचे यहां से हमें कितना मिलेगा, आर पावर क्यूब। ठीक, यहां से हम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को बाहर ले लेते हैं, आई को बाहर ले लेते हैं, और हमारा आर भी बाहर हो जाएगा यहां से, और ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू। अब ये कितना बचेगा, देखो सेक स्क्वायर फाई ऊपर है, नीचे सेक क्यूब है, तो 1 अपॉन सेक थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है, तो ये हो जाएगा कॉस फाई। देखो यही तो बचेगा इतना। अब cos फाई का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, साइन फाई मिलेगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, और यहां से हमारा हो जाएगा साइन फाई, और उस पर हम लिमिट क्या लगा देंगे, माइनस पाई बाई टू। साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, साइन माइनस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। 1 प्लस -1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहां से देखिए कितना आ जाएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो जाएगा आई अपॉन आर इंटू 2 हो जाएगा। और 2 से हम इसको चाहे तो 4 पाई को कैंसिल कर सकते हैं, तो b इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये आर हमारा किया है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये साइड वाली डिस्टेंस नहीं आ रही है, ये साइड वाली हमने अपने पास से माना था कि पॉइंट हमारा क्या है, ये थीटा एंगल के कारण आर डिस्टेंस पे है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें दी होती है। हम जब भी हम वायर की बात करते हैं तो पॉइंट हमारा क्या दिया जाता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया जाता है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी कितनी है, आर है, तो फार्मूले में हमारी क्या आएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आती है, और ये क्या होगी, आर के व्युत्क्रमानुपाती होगी। आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, बी की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होने लगेगी, और आर की वैल्यू हम कम करेंगे तो और जब बढ़ेगी। तो ये हो जाएगा किसी तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर यही से अगर हम एम्पियर की डेफिनेशन निकालें, आई हमारा आ रहा है ना, तो देखो जब हम माने आई इक्वल टू हमारा 1 एम्पियर हो, और आर इक्वल टू हमने 1 मीटर मान लिया, तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और इसकी वैल्यू कितनी होती, 2 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला, यही तो होती है। अब इसकी अगर हमें एम्पियर की डेफिनेशन देनी हो, कभी कभी शॉर्ट आंसर में पूछ दिया जाता है 1 एम्पियर की परिभाषा बताइए, तो 1 एम्पियर यहां से क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर किसी तार में बहने वाली वह धारा का मान होगा
जब तार से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे 1 मीटर वायर पर कितनी तीव्रता उत्पन्न होती है, 2 × 10⁻⁷ टेस्ला की तीव्रता उत्पन्न होती है। उस समय तार में बहने वाली धारा का मान कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। देखो यहां से देखो I इक्वल टू हमने 1 एम्पियर माना, तो I इक्वल टू 1 एम्पियर माना और R इक्वल टू हमने क्या माना, 1 मीटर माना, तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 10⁻⁷ टेस्ला। अब अगर हमें परिभाषा देनी है तो परिभाषा हम क्या देंगे, किसी धारावाही चालक तार के कारण 1 मीटर डिस्टेंस पर यदि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 2 × 10⁻⁷ टेस्ला होगी तो उस समय तार में बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होगा। क्लियर हो गया? तो ये हमारा एप्लीकेशन हो गया, ये बायो-सेवर्ट नियम का पहला एप्लीकेशन। अब हम बायो-सेवर्ट नियम का अगर प्रूफ करते हैं, वैसे ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड पर है तो इसका प्रूफ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर इसका प्रूफ हम करना चाहें तो कैसे करेंगे, देखिए। दूसरा हमारा टॉपिक है आज का, प्रूफ ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। अगर हम माने कोई हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है, कोई धारावाही चालक है जिसमें हमारी धारा कितनी बह रही है, I बह रही है, चालक है तो चालक में क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। हमने मान लिया मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n है। धारावाही चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल कितना है, ये है, और वेलोसिटी कितनी इलेक्ट्रॉन की है, v है। तो एक हम फार्मूला जानते हैं जिसमें धारा I इक्वल टू हम कितने लिखते हैं, NEA। ये फार्मूला आप लोगों को याद है, मैं बताया भी था। I इक्वल टू N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, E इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, A चालक के परिच्छेद का क्षेत्रफल होता है, और V को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन वेग बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन जितने वेग से चालक के अंदर गति करते हैं उस वेग को हम क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग। क्लियर है ना? अब देखो I को अगर हम Q के टर्म में लिखें तो धारा हम क्या जानते हैं, धारा आवेश प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं। तो I को हम क्या लिख सकते हैं, dQ dt लिख सकते हैं। अब अगर V की बात करें, अगर हम चालक की लंबाई dl मान लें तो dl अपान dt को हम क्या लिख सकते हैं, वेग। वेग बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय। दूरी हमने कितनी मान ली, मान लो इलेक्ट्रॉन ने कितनी दूरी तय की, dl दूरी तय की, कितने समय में तय की, dt समय में की, तो dl अपान dt को हम क्या लिख देंगे, वेग लिख देंगे। अब यहां से देखो dt और dt साइड में कैंसिल हो जाएंगे, हम क्या लिख सकते हैं, dq इक्वल टू NEA। यहां तक सबको क्लियर है? अब देखो प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है कि ओरेस्टन ने बताया था जब कोई हमारा आवेश गति करता है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो जाती है, जिसको हम ओरेस्टन के एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, जिसका मान कितना होता है, dV इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई। अगर आवेश dq हो, वेलोसिटी v हो, dq v sin थीटा अपान। ये देखो यहां से ये क्या होता है, अगर कोई हमारा चालक, हाँ, ये फार्मूला निकाला गया था, अगर कोई हमारा धारावाही चालक v वेग से गति कर रहा है तो उसमें वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dq v sin थीटा होता है। इसको फार्मूले, हाँ कहाँ dl है, हाँ ये dl होगा, हाँ ये dl होगा। अब देखो यहां से ये हमारा ये फार्मूला होता है, अगर इसी को हम यहाँ पर dq का मान लिख दे, यहाँ पर q छोटा आवेश है, अगर हम q आवेश को कैपिटल ही माने तो dq v sin थीटा। अब इसी को अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखो यहां से dv इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई। dq आवेश कितना है, देखो यहां से NEA dl,
है NEADL। V हमारा कितना है, वेग है साइन थीटा अपान, हमने क्या किया, जो DQ आवेश था इसको हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया। ये वाली इक्वेशन आपको 12वीं की बुक में मिल जाएगी। अगर कोई धारावाही चालक V वेग से गतिमान होता है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ये फार्मूला होता है, म्यू नॉट अपान 4 पाई DQ V sin थीटा। यहाँ पर हो सकता है वहां पे स्मॉल q दिया हो फार्मूले में। तो अब यहां से देखिए, इस टर्म को अगर हम इस तरीके से अरेंज कर लें, म्यू नॉट अपान 4 पाई NEAD, इसको हमने एक साथ कर दिया और यहां से हमने क्या कर दिया, DL sin थीटा अपान, अब NEAV ये भी बताया था, इस किसका मान कितना होता है, धारा I का मान होता है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपान 4 पाई I DL sin थीटा अपान, यही हमारा प्रूफ हो जाएगा बायो-सेवर्ट नियम का। समझ में आ गया सबको? अब इसके बाद तीसरा है, कोई करंट, कोई करंट कैरिंग कॉइल है, कोई कुंडली है, सर्कुलर कॉइल है, तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा, इसको आज करा दें।